جی ادری صاحب انت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم مچے ومن چنکو أعرض عن کتاو ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آج ہم 2020 اور 2021 کے نام نہاد بجٹ پر بحث کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ بجٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو نام نہاد بجٹ کہا ہے کہ اس کو بجٹ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ بجٹ سازی کا پہلا اور بنیادی مقصد ملک کی معاشی ترقی ہوتی ہے، اور معاشی ترقی قوم کی خوشحالی اور ملازمتوں کے حصول، صحت، تعلیم اور نیشنل سیکورٹی کی ضامن ہے. اب جب آپ کا بجٹ منفی میں جا رہا ہو اس کا، تو یہ بجٹ کس طرح صحت، تعلیم، سیکورٹی کا ضامن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جناب چیئرمین، قوموں کی بقا، اندرونی اور بیرونی خطرات سے تحفظ کی ضمانت معاشی ترقی میں ہے. معاشی ترقی کا پیمانہ قومی آمدنی سے شرح نمو میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جی ڈی پی گروتھ جو 11.5% رہا ہے، اور پچھلی حکومت میں بھی یہ ریٹ 6.5% رہا، جبکہ اس حکومت میں جس نے یہ دعوے کیے تھے کہ ہم ملک کو ایشیا کا خوشحال ملک بنائیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے یہاں نوکریاں کرنے کے لیے، یہاں انویسٹر آئیں گے، یہاں روزگار ملے گا، مگر آپ اس حکومت کی معاشی کارگزاری کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گروتھ ریٹ صفر سے بھی نیچے چلا گیا، یعنی 0.38 رہ گیا. اب انہوں نے اس بجٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کو 2.1 تک لے جائیں گے، مگر وہ کب لے جائیں گے؟ ماضی میں 2 سال جو گزرے ہیں اس میں جو ان کی کارکردگی صفر رہی ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ دعویٰ بجٹ میں انہوں نے کیا ہے اس کو وہ پورا کر سکیں گے. اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو موجودہ حکمرانوں نے ریورس گیئر لگا دیا ہے. معلوم نہیں یہ ریورس گیئر کہاں جا کے رکے گا. کہا گیا کہ یہ تاریخی بجٹ ہے، اور میرے عباسی صاحب بھائی نے بھی کہا کہ اس کو تاریخی بجٹ کہا جا رہا ہے. ہاں بالکل یہ تاریخی بجٹ ہے جناب چیئرمین.
तारीखी बजट है, ग्रोथ रेट 0 से नीचे मनफी तक पहुंचा। ये तारीखी बजट है। ये इसलिए भी तारीखी बजट है कि मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। ये तारीखी बजट है इसलिए कि पेंशनर्स के पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। और मैं क्या गिनवाऊं जनाब चेयरमैन आपको, दिसंबर 1919 में स्टेट बैंक के आदाद और शुमार के मुताबिक हुकूमत की मुकर्रर करदा हदफ जो 4% था पहले, उसे 3% कर दिया गया। लेकिन स्टेट बैंक ने कहा कि ये भी हासिल नहीं कर सकेंगे, इस हदफ तक नहीं पहुंच सकेंगे। जबकि 2002 के आगाज पर मुआशी माहिरीन ने ये ख्याल जाहिर किया था कि मईशत का पहिया जाम हो चुका है, मईशत का पहिया जाम हो चुका है। अब ये कोरोना से पहले की बातें मैं कर रहा हूं जनाब। ये अब भी हुकूमत नहीं है, अपोजिशन है। अपोजिशन की किरदार कुशी, अपोजिशन को गालम गलूच, उनकी पगड़ियां उछालना, ये इनका काम रह गया है। कोई भी आप बात करेंगे तो जवाब में गाली आ जाएगा। उससे अगली बात ये कि इस पर कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हम ये बजट बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमने क्या अफरीदी साहब मास्क पहन लें। इसी तरह जनाबे वाला ये इस बजट को कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मैंने गुजारिश की, कोरोना से पहले की ये रिपोर्ट है। तारीखी तौर पर बजट खसारा 5.6% से कम रहा है। मौजूदा हुकूमत के दौर में इकोनॉमिक सर्वे 2002, 2020 और 2021 में 9% हो गया और 30 जून तक ये 11% हो जाएगा, उसको टच करें, बल्कि उससे भी शायद तजावुज करें। बजट खसारे से मुतालिक जायजे दिसंबर 1919 में ही आना शुरू हो गए, जो कोरोना आया नहीं था। मैं कोरोना का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये बार बार कोरोना के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब वो ये तज्जिए, ये तबसरे, ये सर्वे सारे हमारे नजरों से गुजरते थे तो कभी उनको ख्याल नहीं आया, कभी ये सोचा नहीं इन्होंने कि हमें बेहतर से बेहतर बजट बनाना है और पेश करना है। मौजूदा हुकूमत की बजट 1920 में बजट खसारे का हदफ 7% रखा गया था, जो कि माजी के आदाद शुमार के मुताबिक नाकाबिल कबूल थी। जनाब चेयरमैन, मजीद ये कि आइंदा बजट में भी ये खसारा 7% रखा गया है। इस सूरत हाल की बुनियादी वजह यह है कि अखराजात महदूद रखने में नाकामी, टैक्सों और दीगर महसूलात के अहदाफ पूरी करने में नाकामी, शरह सूद की इंतहा बुलंद सतह हमारे जैसे मुल्कों में 5% से ज्यादा नहीं रहा, मगर यहां जनाब आली आप देखिए कि कहां तक पहुंचाया उन्होंने। हम तो रोज अव्वल से कह रहे हैं कि सूद को मईशत से खत्म करो, मगर ये नहीं कर पा रहे। कमर्शियल कर्जों पर इन्हिसार। अब जनाबे वाला इन्होंने जब हुकूमत संभाली और उसके बाद मुसलसल जो मुल्क के कीमती असासे हैं उनको बेचने का वावेला शुरू किया।
रेलवे के हवाले से, स्टील मिल के हवाले से कीमती असासे बेचकर, कर्जे लेकर बजट बनाने की कोशिश करते हैं। मगर ये कर्जे, फिर पिछले दिनों में एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह था कि जो कर्जे पहले से है उन कर्जों के लिए मजीद कर्जे लो और उनको अदा करो, तो उनका सूद अलग इन पर, और ये जो कर्जे हैं जिनकी अदायगी हो रही है इनका सूद अलग। तो समझ में नहीं आता कि ये जो इनको मशवरा देने वाले हैं या जो इनके मशवरों पर अमल करने वाले हैं, पहले तो IMF की बात करते थे कि हम इनके पास कभी नहीं जाएंगे, कभी कशकोल नहीं फिराएंगे। स्टेट बैंक में भी IMF को बिठाया, FBR में भी IMF को बिठाया, और जनाब अली फाइनेंस का मुशीर भी IMF। और IMF जो इनको पढ़ाए, जो इनको बजट बना के दे, उसी को लाके वो पेश करते हैं। तो जनाब वाला इसी तरह ज़राई और सनती शोबों में नाकिस मनसूबाबंदी और हुकूमत का अवाम के सामने गिरता हुआ एतमाद, ये हम सबके सामने है। इन्वेस्टर कान पकड़ के भाग रहे हैं कि हम तो समझते थे कि जनाबे वाला इमरान खान साहब आसमान से तारे उतारेंगे, मगर हमारी हालत ये हो गई है कि इस शोबे के लिए हर कोई मिनिस्टर है, हर कोई तंग कर रहा होता है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर, और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहां इन्वेस्ट करना चाहते थे वो भी भाग गए, और या आना चाहते थे वो नहीं आए। बजट का तीसरा मकसद प्राइवेट सेक्टर को एतमाद मुहैया करना, ताकि मईशत की तरक्की में फाल किरदार अदा कर सके। प्राइवेट सेक्टर में आज ये बताएं कि इन्होंने आज तक क्या किया है। आज तक पाकिस्तान के वो लोग जो सनतकार हैं, जो जमींदार हैं, जो कमाते हैं, छोटे छोटे उनकी सनतें हैं, इस हवाले से उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, और किरदार अदा कर रहे होते तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती। टैक्स और दीगर ज़राई व सनती पॉलिसियों का अंदाजा ज़राई व सनती शोबों में गिरती हुई शरह नमून से लगाया जा सकता है। इस हुकूमत ने ज़राअत और सनत को, जो कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी और बुनियाद है, उनको बीमार कर दिया है। जनाब चेयरमैन, दिसंबर 2017 में कुल कौमी कर्जा 23 ट्रिलियन रुपए था, जो बढ़कर 1919 में 34 ट्रिलियन हो गया, यानी 2 साल में 11 ट्रिलियन का इजाफा हो गया। जो कर्जा 72 सालों में लिया गया, उसका 1/3 कर्जा 2 साल में लिया गया। जनाबे वाला, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी है। जी मौलाना साहब, अभी तो आगाज है। बड़ी मेहरबानी, 15 मिनट हो गए, बाकी 6-8 महीने नहीं बोलते हैं, अभी बजट पे भी आप न बोलने दे तो फिर अब मैं आपको क्या कहूं, आप खुद डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं। आप मुझे न कहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी जी। आपका कोई टाइम आज फिक्स नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में किस किस बात का जिक्र करें यहाँ। पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहली बार हुआ है कि बजट का मजमूई हुजूम पिछले साल से कम किया गया है।
ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جو بجٹ کا ہجوم ہے وہ بڑھتا ہے. نوکریاں، نئی نوکریاں ہوتی ہیں، اس میں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا ہے. ان کے لیے تو کم از کم بجٹ میں خاصا رقم رکھنا تھا. اور اسی طرح 50 لاکھ گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے لیے خاصی رقم ہونی چاہیے تھی. مگر ہوا یہ کہ جناب والا پہلے سال سے بھی کم وہ رکھا گیا. بجٹ 2020-21 کا حجم 7.3 ٹریلین روپے ہیں، جو کہ بجٹ 2019-2020 سے 11% کم ہے. اس سے بھی 11% کم ہے. ملکی معیشت روب زوال ہے. قومی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہوگا، غربت میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 10 سے 16% ہے. یہ عجیب سروے ہے. جو دنیا کہتی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے وہ 100% سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اگر جو لوگ خود جا کے چیزیں خریدتے ہیں، مجھ جیسا آدمی، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھی ہے. اور اس سے جناب والا مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ غریب کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. بڑی مہربانی مولانا. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. ویسے تو پورا کتاب ہے. نہیں. جی بڑی مہربانی مولانا صاحب، جلدی کریں. جی ذرا 18 فروری 2020 کو سینٹ کی کمیٹی کو دی گئی حکومت کی جانب سے بریفنگ میں کمیٹی برائے توانائی کو بتایا گیا کہ ماہانہ گردشی قرضے 12 ارب سے 14 ارب تک بڑھ رہے ہیں. اس سال گردشی قرضے 134 ارب روپے کا اضافہ ہوگا. جناب والا، یہ کیا ہم ملک چلا رہے ہیں؟ یہ ہمیں ہماری صلاحیتیں اور یہ مالیاتی اداروں سے جس طرح ہم بے دریغ قرضے لے رہے ہیں، حکمرانوں نے جس طرح کورونا پر سیاست کی، اسی طرح وبا کے پیچھے انہوں نے ایسے معاملات کو چھیڑا جس کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. میں ابھی سمیٹنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں 2-4 منٹ آپ کا زیادہ دوں گا. دیکھیں، کورونا وبا جب پاکستان میں شروع ہوا تو تمام سیاسی جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام سمیت، جو ہمارے پورے ملک میں کانفرنسیں ہو رہی تھی، دورے تھے، ہم نے وہ تمام کے تمام روک دیے. اپنے آئینی دستوری اجلاسات روک لیے اور حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا. بلکہ ہم نے ہر ضلع میں اپنے رضاکاروں کو کہا کہ آپ ڈپٹی کمشنر سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا تعاون ہے. مالی تعاون، لوگوں سے چندے وصول کیے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. مگر جناب والا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کورونا کے آڑ میں کہ جب خاموش ہے پوری قوم، سیاسی سرگرمیاں معطل ہیں، تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، تو انہوں نے اقلیتی کمیشن جو اقلیتوں کے امور کی نگرانی کرتی ہے، وہ کمیشن، اس میں قادیانیوں کو شامل کیا گیا. پہلے جب حکومت بن رہی تھی، ان کی اقتصادی کونسل میں میاں عاطف کو شامل کیا، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے کوئی 6 ممبر لیے قادیانیوں کے. اس کے علاوہ اب یہ اتنا حساس مسئلہ ہے جناب چیئرمین، جی، کہ ہماری جانیں کٹ سکتی ہے.
मगर हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कादियानी न सिर्फ मुल्क के गद्दार है, आपके आईन के गद्दार है। आईन को नहीं मान रहे, और जब आईन को नहीं मान रहे तो आपकी रियासत का इनकारी है। उनको लाके ऐसे हसास कमेटी में शामिल करना ये बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन उन्होंने होश के नाखून लिए और वो बंदे वापस किए। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं 18वीं तरमीम की। जी 18वीं तरमीम जब मंजूर हुआ तो उस वक्त भी आप हमारी स्पीच उठा के देखें कि ये सूबों के लिए एक अश्कशोई है, मुकम्मल सूबा खुद मुख्तारी नहीं है। मेरी गुफ्तगू उस वक्त भी रिकॉर्ड पर है कि ये सूबों के लिए अश्कशोई है, मुकम्मल खुद मुख्तारी नहीं है। आज इस आड़ में उन्होंने 18वीं तरमीम को छेड़ना शुरू कर दिया। कितनी मुश्किल से ये तरमीम जो है वो इत्तिफाक राय पैदा की गई और पता नहीं कितने इजलास हुए। तीसरी गुजारिश जो इस जमीन में मैं करना चाहता हूं, जनाब चेयरमैन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जी आपके सूबे का मेंबर भी इन्होंने बलूचिस्तान से नहीं लिया, क्या ये जुल्म नहीं है? और मैं तो समझता हूं कि मुझसे कबल आपने इस हवाले से आवाज बुलंद करनी थी कि मेरा सूबा गरीब सूबा है। क्या पूरे सूबे में ऐसा टेक्निकल आदमी नहीं था? तो ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, लेकिन ये सारे कोरोना के उस आड़ में जो है वो करना चाहते थे। इसी तरह थैंक यू मौलाना साहब, एक दो मिनट, मेहरबानी मौलाना साहब, दा किताब से बस जनाब वाला मीडिया पे कदगन है, मीडिया पे कदगन है। ये बजट पे अभी बात मैंने जो बजट पे बात कर ली आपने गुफ्तगू की है, जी। लेकिन आप देखेंगे कि कल 2 सितरी बयान भी शाये नहीं होगा। मीर शकील उर रहमान का जुर्म क्या है, उसने कौन सा गुनाह किया है, आज तक नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा जुर्म क्या है। पाकिस्तान का शहरी है। पाकिस्तान को इस ग्रुप ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन किसी फर्द की नाराजगी की वजह से वो आज पाबंद सलासिल है। मैं इसकी शदीद मुजम्मत। थैंक यू मौलाना साहब। स्टील मिल के मुलाजिमीन वो बैक जुम्बश कलम 5,500 लोगों को, 9,500 लोगों को बेरोजगार किया गया। उनके छोटे छोटे बच्चे रुल गए, उनके वो बेरोजगार हो गए। इसका जवाब दे कौन है जनाबे वाला? तला साहब, दाढ़ी मुबारक को मास्क पहन लें। टिड्डी दल ने जो तबाही मचाई है, टिड्डी दल ने जो तबाही मचाई है, और बलूचिस्तान के तकरीबन सारे अजला 29 अजला मेरे इल्म में है कि अभी हमारे यहाँ आपको पता है कि बागात हैं, सेब के, अंगूर के, आड़ू वगैरह के, वो सारे के सारे तकरीबन तबाह हो गए। उनके लिए भी कोई पैकेज होना चाहिए। सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अक्सर अजला में जो है वो टिड्डी दल जो है वो फैला हुआ है और नुकसान कर रहा है। मुंगेचर ठीक। कश्मीर भेज दिया गया, कश्मीर भेज दिया गया। अब कश्मीर के लिए सिर्फ रोना रोने से और कुछ नहीं हो रहा। अब इनकी जिम्मेदारी है कि कश्मीर का मसला हल करें, कश्मीर का मसला हल करें। थैंक यू सेनेटर साहब। मैं अभी 1 मिनट देता हूं आपको। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो उनसे नहीं पूछता, वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पे आप भी मुझे रोकते हैं और वो भी मुझे बोलने नहीं देते। अभी भी रोका लेकिन आपको? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 2 साल में जो उनकी कारकर्दगी है, थोड़ा सा तो हमें बताएं। बलूचिस्तान में इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, कितने हेल्थ के मराकज बनाए हैं, और इसी तरह कितने कॉलेजेस बनाए हैं, कितनी सड़कें बनाए हैं, सीपेक का क्या बना, मोटरवे का क्या बना, कितने मोटरवे बनाए। 2 साल में भी अगर ये पेशरफ नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूं कि खुदारा फिर ये कौम की जान छोड़े और आराम से इस्तीफा देकर चले जाएं, क्योंकि
इनकी सलाहियतें सामने आ गई है और एक है इनका बड़ा जो कुछ कहता है यानी इमरान खान साहब वही कुछ चल जाता है। इस बेचारे का भी कुछ नहीं चलता, चाहता होगा कि कुछ हो जाए मुल्क में, बड़ी मेहरबानी। कॉलेजेस बने खैबर पख्तूनख्वा में, यूनिवर्सिटियां बने, कोई हेल्थ के मराकज बने। थैंक यू। आज भी अब मैं बलूचिस्तान की बात मैं करूं थोड़ा सा अभी भी कि बलूचिस्तान में अभी देखें इस कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान में बरूरी रोड पर बीएमसी में 500 बेडरूम पर मुश्तमल एक कैंप कायम किया गया है कोरोना के मरीजों के लिए जी। लेकिन आज तक वहां जो मेरे इल्म में है आज तक वहां कोई कोरोना का मरीज नहीं रखा गया और कोरोना के मरीज जो है वो बेचारे दर बदर फिर रहे होते हैं और इस डर के मारे वहाँ सब बहुत टाइम है। हॉस्पिटल नहीं जाते कि हॉस्पिटल जाएंगे वहां भी कोई इलाज नहीं, वहां कोई सहूलतें नहीं, तो वो बेचारे घर में इलाज करवाते हैं और बलूचिस्तान में बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। जो आपके भी इल्म में हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत इस दुनिया से चली गई, हमारे एमपीए इस दुनिया से चले गए, हमारे साबिक वजीर वडेर अब्दुल खालिक साहब इस दुनिया से चले गए और बहुत सारे लोग जी। तो कम अज कम साबिक गवर्नर थे अपना फजल आगा साहब। तो जनाब वाला अब ये बात हम कहां कहें, किसको कहें? इस चार दीवारी में तो 15-20 साल से हम मुसलसल कह रहे होते हैं, मगर मैं आपसे तवक्को रखूंगा कि आप जरा तवज्जो दें और आज जो मैंने बातें की है और खासतौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, कोरोना के हवाले से, उस हवाले से कम से कम आप मेहरबानी करें जरा वजीर आला साहब से पूछे कि भाई जब कैंप भी है, सहूलतें भी मुयस्सर है, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर औरंगजेब साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, आपने बजट 2020-21 पे मुझे तकरीर का मौका दिया और पहला मुझे ये बताया कि